आज हम प्रीवियस ईयर का पेपर बिहार का जो पीआरटी का पेपर हुआ था, प्रीवियस ईयर पेपर 24 अगस्त 2023 को शिफ्ट 1 का पेपर करने वाले हैं, जिसमें कि टोटल 120 क्वेश्चन आए थे। हम मैथ, जीके, इंग्लिश तो नहीं आया था इसमें, प्लस साइंस, जितने भी क्वेश्चन आए करंट अफेयर सब देखने वाले हैं। और इस प्रीवियस पेपर से आपको अंदाजा लगेगा, क्योंकि आने वाली अगली वैकेंसी में आप इसी तरीके के क्वेश्चन फिर से देखने को मिलेंगे आपको, है ना। तो आइए हम देखते हैं। ये देखो पेपर है, पूरा शिफ्ट 1 का पेपर है। 2 घंटे जहाँ पर समय मिलता है हमें, 120 पूर्णांक रहता है, 120 क्वेश्चन है, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 मिनट का है। रोल नंबर वगैरह यहाँ ऊपर भरना होता है, ऑफलाइन पेपर है ना एक्चुअली में। ठीक है, सब कुछ लिख रखा है उन्होंने, देखो कि 120 प्रश्न है, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। और बकायदा देखो पृष्ठ संख्या 44 और 47 सहित 48 मुद्रित पृष्ठ हैं टोटल, मतलब रफ पेज भी उन्होंने दे रखे हैं इस तरीके से, है ना। और ये भी लिख रखा है, देखो उन्होंने क्या कहा कि केवल एक वृत्त को काली या नीली स्याही से बॉल पॉइंट से चिन्हित करना है, मतलब काली या नीली कोई भी बॉल पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। टोटल 5 ऑप्शन आते हैं एक क्वेश्चन के। और साथ ही साथ में 1/4 इसमें दंड भी है आपको, कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को, चलो कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने इस तरीके से देखो दिया गया है। क्वेश्चन पहला है आपके सामने, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया हुआ है जब भी पढ़ाया है ऑफलाइन सेंटर पर अपने, कि अंडर रूट 1 प्लस रूट, अंडर रूट के अंदर है 1+27/169 बराबर है 1+x/13, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, ध्यान दो जरा। यदि मैं इस तरफ का ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो 169 का गुणा 1 में करूंगा, प्लस उसमें 27 जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे 196। 196 बटे नीचे आएगा 169। ठीक है, इसका अंडर रूट बराबर 1+x/13 आएगा। अब 196 का वर्गमूल होता है 14 और 169 का वर्गमूल होता है 13। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका वर्गमूल होगा 14/13। अगर इस 1 को यहाँ लाएंगे हम तो बराबर में क्या बचेगा x/13। अब जरा देखिए, अब 13 एकम 13, 14 में से 13 घटाएंगे तो 1/13। अब 1/13 बराबर क्या हो जाएगा x/13। 13 से 13 कैंसिल, x बराबर 1 आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा 1। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन को जज नहीं कर सकते। हम सभी देखते जाएंगे। लिखा है कि किसी धातु की एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी गई है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। देखिए जरा, अब हमें गोले की त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो जरा गोले का आयतन बताइए आप मुझे क्या होता है। तो आप कहेंगे 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर। और यहाँ मुझे बनाना है कितना, 4 मिलीमीटर व्यास का लंबा तार खींचना है एक्चुअली में। तो देखिए जरा, आर का मान हमारा कितना है, इसमें 3 रखेंगे हम ये, तो 3 की घात 3 मतलब कितना हो जाएगा 27। तो 4/3 गुणा, ये क्या है 3 की घात 3 मतलब 3 त्रिका 9 27/4 मिमी का खींचना है तो 4 से भाग दे दीजिए, और 3 9 27। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा, कितना लंबा तार खींचा जा सकता है 9 मीटर लंबा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, दूसरे का बी। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि बताओ क्या होगी। देखो, 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों की हानि होती है, मतलब ये लॉस है, ये सेलिंग प्राइस है। अब जरा मुझे बताओ, 30 की, जब हम 30 बेच रहे हैं, समझो 30 रुपए में बेच रहे हैं, तो 6 रुपए की हानि होती है, तो खरीदी कितने की होगी उसने, खरीदी कितने की होगी भैया, 36 रुपए में खरीदी होगी, क्योंकि 36 की चीज़ 30 में गई तभी तो 6 की हानि हुई। सीधी बात समझिए कि 6 रुपए की हानि हुई, टोटल 30 और 6 36 पर। ठीक, भाग दीजिए 6×36। और 1/6 क्या होता है, 1/6 होता है 16 सही 2/3%। या फिर यूँ समझे कि 1/6 का मतलब 100/6, 2 से भाग लगाइए 50/3, ऊपर नीचे 2 का भाग, 3 का भाग देंगे तो 16×3 = 48, 2 से बचेगा 16 सही 2/3%। हानि हमारी आंसर हो जाएगा तीसरे का सी ऑप्शन। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। चौथा लिखा आपके सामने कि देखो, कुछ सवाल हमें ऑप्शन से डायरेक्ट करने होंगे दोस्तों, तभी पेपर हमारा सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज सॉल्व होना भी मुश्किल होता है। देखिए, लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है।
हमारे सामने एक 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का गुणनफल 36 है। जरा देखो इसमें 36 किसका है? ये 8 और 4 है, 8 चौको 32 नहीं होगा आंसर। 7 और 3, 7 तिया 21 ये भी नहीं होगा। 9 और 4 9 चौको 36, हाँ ये हो सकता है। लेकिन एक और दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हम इसलिए अभी थोड़ा डरेंगे। चलो ये सही है, कह रहा है 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। अच्छा 49 में से अगर हम 45 घटा भी देंगे, ठीक है, तो 9 में से 5 का ये कब घटा रहे हैं कि जब यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो 49 को पहले हम बदलते हैं 94 में, और 94 में से अगर हम ये घटाते हैं तो 15, 14 में से 9 गया 5, 14 में से 5 गए 9, एक सेकेंड, 94 में से हम 45 घटा रहे हैं, 14 में से 5 गए 9, और 8 में से 4 गया 4, ठीक, तो 49 हो गया। देखो 94 से 49 बन गया है। हमसे पूछ रहा है संख्या क्या है, तो वही हमारी 49 संख्या हो जाएगी। वरना सीधा देखें, देखो अंकों का गुणनफल 36 होना चाहिए, तो इसमें ये आंसर लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या है आपके सामने। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसका मान क्या होगा? देखो जब मैं यहाँ ए बी सी तीनों को एलसीएम लेता हूँ तो ऊपर बनेगा क्या? ए क्यू प्लस ऊपर बनेगा क्या? बी क्यू प्लस ऊपर बनेगा क्या? सी क्यू। क्लियर? ये तीनों में बनने वाले होंगे। ठीक, यदि देखो आपने ये थ्योरम अगर पढ़ी है कि a प्लस बी प्लस सी का मान यदि 0 है तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान होता है हमारा कितना? 3abc। ये डायरेक्ट होता है, वैल्यू फॉर्मूले के द्वारा आता है, और नीचे abc पहले से ही है, तो abc से abc कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 3। ठीक है, ये 3 आंसर हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर एक वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, a का मान 1, b का मान 1, c का मान -2 ले लो, ठीक है, जिससे कि हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। और वरना आपको अगर सीधा पता है तो आप 3 लगा सकते हैं उस फॉर्मूले के द्वारा। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि हमें ये दिया गया है ऊपर 4 की पावर x प्लस 1, 4 की पावर 1 माइनस एक्स, और बराबर में लिखा है आपको 10। तो पूछ रहा है इसका हल बताइए क्या होगा, मतलब x का मान क्या होगा। देखो पहले तो हम प्रयास करते हैं कि डायरेक्ट ऑप्शन से उठा के रख लें जिससे कि लगाना आसान है। अब जरा ध्यान से देखिए, यदि x का मान मैं -1/2 रखता हूँ, ठीक है, प्लस 1 है, प्लस 4, 1 माइनस एक्स की घात -1/2 है तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 1/2। जरा देखो 2 1, अगर आधे में से एक हम जोड़ रहे हैं, ये माइनस का ये प्लस का है तो आधा ही बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4 की घात 3/2, ठीक। अब 4 पर अंडर रूट है, इसका मतलब 2 बचेगा, और 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, तो इस 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 2 की घात 3, 2 की घात 3 कितना होता है 8, और आगे 2 पहले से ही है, तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 10। मतलब पहला जो ऑप्शन है इस वाले सवाल को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, और ऐसे ही लगाना होता है परीक्षा में भी, कोई नई चीज़ नहीं है ये, कई बार आप लोग पढ़े होते हैं। अब ये देखो कह रहा है कि इसको एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतने और इतने हैं, तो gx का मान बताओ। देखो पहला तरीका आपके पास वही है कि आप जो पढ़े होते हैं कि इसको इससे भाग दे रहे हैं, मतलब भाज्य बराबर भाजक है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल लगाइए। या फिर मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ कि ऑप्शन में से जिसमें भी x बराबर आपको रखने पर ये वाली इक्वेशन पूरी 0 हो जाए, समझ लो वही आंसर है। तो मैं पहले इसमें रखता हूँ x बराबर, देखो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 उठा के रखिए जरा इसमें समीकरण में। 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस 2 दूनी 4 तिया 12, वर्ग है ना सीधा, x का मान 2 रखा प्लस 2 रखा, 8 2 10 2 12, और 12 में से 12 गया मतलब कितना बचेगा 0, ठीक है। लेकिन इतना मोस्ट कन्वीनियंट नहीं होता है, कभी कभी क्या पता सब में फंस जाएं आप। जैसे यहाँ x का मान नहीं निकाल सकते, यहाँ निकालेंगे तो x का मान प्लस माइनस बन करके आएगा, है कि नहीं। तो लेकिन वेरीफाई फिलहाल में इसी से हो रहा है, वरना आप सीधा भाग देके भी लगा सकते हैं, इसका मान यही आएगा आंसर, क्योंकि वो लंबा पड़ेगा ज़्यादा, और यहाँ इतनी जगह भी नहीं है, नहीं करा पाएंगे अभी इस चीज़ को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए आप क्या लिखा है। 8वां सवाल बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसमें लिखा है कि एक आपके पास शंकु के आकार का है जो कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है, ठीक है। एक खिलौना है शंकु के आकार का, सपोज ऐसा कोई खिलौना है जिस पर एक ऊपर अर्धगोलाकार ऐसा ये चढ़ा हुआ है, जिसका व्यास है 7 सेंटीमीटर। अगर व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2, मतलब ऊपर भी बचेगा 7/2, ठीक। अब कह रहा है कि
खिलौने की कुल ऊंचाई, इसकी टोटल ऊंचाई है 14.5। अब 14.5 में से ये हम हटाएंगे आधा, 3.5, तो कितना बचेगा? ये जो है शंकु की ऊंचाई अकेली आएगी, कितनी आएगी? 11। ठीक है। अब शंकु की ऊंचाई 11 है, और हमारे पास ऊपर जो उसके ऊपर जो लगा है अर्धगोलाकार, इसकी जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है ऊपर। ठीक है। और शंकु की भी त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का आयतन बताना है, मतलब शंकु का आयतन प्लस उस ऊपर जो रखा हुआ है अर्धवृत्ताकार गोला, उसका आयतन निकाल के दोनों को जोड़ना है, क्योंकि दशमलव में आंसर आ रहा है और इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका लगाएंगे हम, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। आप सॉल्व करके देखना, मैं सूत्र बता देता हूँ। देखिए कि अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान रखना है आपको 3.5, मतलब 3.5, और हाइट रखेंगे आप कितनी? 11। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। किसी क्लब में सभी सदस्य या तो बल्ले, तंबोला या रम्मा में भाग लेते हैं। ये क्या है तंबोला और रम्मा? रम्मी में, अच्छा। 320 रम्मी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं, और 220 दोनों में भाग लेते हैं। तो क्लब में कितने सदस्य हैं? कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़िए, 320 और 350 670। ठीक। 220 दोनों में, तो 220 दोनों से घटा दीजिए, आंसर आ गया हमारा कितना? 450। ऑप्शन नंबर सी आंसर लगा दीजिए। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो फिर से, ये देखो, 2 वर्ष पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम, माना कि अभी एक ही आयु कितनी है? ए। ठीक, या एक्स मान लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने माना एक ही आयु अभी ए साल है, तो 2 साल पहले क्या होगा? A-2। अब आप कहेंगे ये 1/में क्यों लिख रहे हैं आप? अभी समझाते हैं, रुक जाओ। व्युत्क्रम लिखा है ना, तो उल्टा कर दिया, प्लस 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग। तो अभी एक ही आयु है ए, 2 साल बाद कितनी होगी? A+2। इनका जो व्युत्क्रम का योग है वो कितना है? 2/3। तो वर्तमान में ए की आयु क्या है? देखो जरा, अब मुझे अगर पहला ऑप्शन रखते हैं ए का मान 5, तो 5 में से 2 गए 3, मतलब 1/3। यहाँ 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, तो गड़बड़ा जाएगा भैया। अब रखेंगे 7, तो 7 में से 2 गए 5, नीचे तो 3 आना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता है। तो कहेंगे 4 रख के देख लो जरा, तो 1/4 में से 2 गया 2, प्लस 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, तो 1/2, 1/6 का लासा 6, और 2 का भाग देंगे 6 में 3, 6 का भाग इसमें एक बार इतना, तो 4/6 मिल गया। और 4/6 का मतलब क्या होता है? 2/3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है हमारा इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने लिखा हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि के किस मान के लिए समीकरण जो दिया गया है आपको, x-4 बराबर 2 और 3x+2y बराबर -5 एक अनूठा हल है। देखो, एक अनूठे हल के लिए क्या इक्वेशन होती है कि x1/x2, मतलब x1 इसका गुणांक क्या है पता नहीं, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? 1। ठीक है, 1 बटे x2 इसका गुणांक कितना है? 3 बराबर y1, तो क्या है इसका? -k, और y2 कितना है? y का इधर 2 बराबर C1/C2, तो 2/-5। ये अनूठे हल के लिए होता है। अब यहाँ से अगर k का मान निकालेंगे तो 2 यहाँ पहुँचा दीजिए, तो और माइनस यहाँ पर, तो माइनस के 2/3 मिलेगा। आपको लगेगा पहला ऑप्शन सही है। ठीक। और यदि यहाँ से इसका मान निकालेंगे, यहाँ रखेंगे आप, तो k का मान कितना मिलेगा? 2 दूनी 4/5, माइनस के 4/5। और क्योंकि इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक ना एक है ना 2 है, इसका आंसर यही है भैया। आयोग ने गलत दी है, जो भी होगा। फिलहाल में ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, माइनस के 2/3 है। 12वें सवाल की देखो मैं बहुत ज़्यादा प्रशंसा करूंगा, ये बढ़िया सवाल पूछा गया है बीपीएससी में, कि एक वृत्तखंड की त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्यखंड दिया गया है 102.7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या है? देखो जरा, हमें केंद्रीय कोण पूछ रहा है, और क्योंकि एग्जैक्ट आंसर पूछ रहा है, और ये जो दिया गया है ना क्षेत्रफल, ये एग्जैक्ट नहीं है बिल्कुल, ये लमसम में दिया गया है। तो जरा देखो ध्यान से क्या लिखा है, कि हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर
इंटू स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, यही होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। हम ऑप्शन के द्वारा वेरीफाई करते हैं। आइए, पाई का मान 22/7 रख लो यहाँ पर, ठीक है। आर का मान 14 है तो 14 गुणा 14 रख दिया है, गुणा थीटा का मान मुझे नहीं पता है तो थीटा बटे 360 भी लिख दिया मैं। अब जरा देखो ये क्या होगा भैया, चलिए आ गया है, कोई बात नहीं, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से यहाँ पर कि मैं यहाँ काटने जा रहा हूँ, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे तो 180, यहाँ 2 से भाग देंगे तो 11, यहाँ 2 से भाग देंगे तो 90। ठीक, अभी तक की स्थिति में मुझे इतना चल रहा है 11 गुणा 14 बटे 90 गुणा थीटा। ठीक, अब मैं यहाँ से ऑप्शन उठाता हूँ, अगर अगर मैं थीटा का मान एक सेकंड, ये क्या हुआ, हाँ 11 गुणा कितना था 90, एक सेकंड, वापस तो आएगा नहीं, नीचे 90 था, थीटा था, ठीक है, ऊपर दिया गया था 14, ठीक इतना था। अगर मैं थीटा का मान 30 रखता हूँ तो नीचे 30 कट जाएगा, ये 30 से 3 बार, लेकिन इतने का गुणा करके 14 एकम 14 154 होता है ना ये, और 3 का भाग देंगे तो 102 दशमलव इतना तो नहीं आना है। ठीक, तो पहला 30 कैंसिल। अब मैं अगला देखता हूँ ऑप्शन कि 11 गुणा 14 गुणा थीटा का मान 60 बटे 360, 360 नहीं 90, सॉरी 90, तो 30 दूनी 60 और 30 दिया 90। अब इन सबका गुणा करो जरा, 14 गुणा 11 154, 154 का 2 में गुणा करेंगे तो कितने हुए 308, 308 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, देखो 102.666 आएगा, मतलब 102.7। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा भैया। वरना अगर आप मेथड से देखो लगाना जाएंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी आपको ही, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं मेथड से भी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा है आपके सामने, 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही देय है। अब देखो ब्याज तिमाही देय है मतलब 9 महीने में कितनी तिमाही बन रही है, ये 3 तिमाही बन रही है, तो आप कहेंगे 3 बार चलना पड़ेगा मुझे, 3 3 3, सही है ना, 3 3 3 इस तरीके से। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए कि अगर एक साल में 3 तिमाही कितनी कितनी होती हैं, ये 4 बार पड़ती हैं, 3 चौको 12। ठीक, अगर मैं तिमाही को 3 3 3 3 महीने की ले रहा हूँ तो दर मुझे कितनी लेनी पड़ेगी, 4 से भाग दो 16 में, क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होती हैं, तो 4 का भाग दिया तो 4 चौको 16, तो मतलब 4% की दर रहेगी हमारी हर तिमाही की। ठीक है, तभी तो एक साल की होगी 16%, 4 चौको 16। ठीक, अब मुझे 4% के हिसाब से 3 साल का साध चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 4% का मतलब होता है 1/25। एम आई राइट दोस्तों। अब 1/25 को आप लिख सकते हैं, चाहे तो रेशियो से जाइए सीधा, देखो 25 से 26, फिर 25 से 26, फिर 25 से 26। ठीक है, 25 25 625, 15,625 टोटल गुणा करेंगे तो लगभग 1 गुना है, और 26 गुणा 26 गुणा 26 करेंगे आप तो 676 गुणा 26 करेंगे तो यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है ना, लगभग 19,000 17,000 18,000 के आसपास आएगी। आप उसको इसमें से घटाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1951, क्या मिलेगा 1951 रुपए, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक, मैंने बता दिया आपको, 26 गुणा 26 गुणा 26 3 बार करेंगे और 15,650 में से घटाएंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी आंसर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपके सामने लिखा है कि मूलों का गुणनफल हमारे पास 3 है तो के का मान क्या होगा। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि मूलों का गुणनफल होता है हमारा C/A। अब C इसमें क्या है, 4 + 8, ठीक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ए क्या है 3 के, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3 के, और यहाँ मूलों का गुणनफल कितना है 3, गुणा करो जरा, 3 गुणा 3 9 के, 9 के में से के घटाएंगे तो अब यहाँ देखो, यहाँ है के + 8 बराबर 9 के, 9 के में से के गया 8 के,
8 के बराबर 8 तो के बराबर 1, मतलब 14वें सवाल का आंसर क्या आ गया 1। ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, लॉग रूट टू 32 का मान क्या होगा। देखिए हम लॉग रूट टू को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 और 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5। अगर ये पता है तो आप लगा पाएंगे। देखो कि इस 1/2 को हम कहाँ लाते हैं, आगे, ये 1/2 इस तरीके से जाते हैं। ठीक है, और 2 की घात 5 जो है, एक सेकंड, ये 1/2 है जो बटे में जाते हैं, यहाँ पर 1/2 और m की पावर n क्या होता है, m log n, तो m आगे मतलब 5 आगे, इधर क्या बचेगा log 2, यहाँ भी 2। जब दोनों के बेस और ये 2 बराबर होंगे तो इसका वैल्यू हो जाती है 1। 5 का गुणा 2 में 5 दूनी 10, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज का आधार ऊंचाई आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। ऑप्शन पे आइए, देखो सभी में 6 कम है, सभी में 6 कम है? कह रहा है कर्ण इतना है, तो जरा स्क्वायर करके नहीं देख पाएंगे आप, जोड़ करके 218 कौन सा आ रहा है, एक भी नहीं आ रहा है, तो कौन सा आंसर लगाएंगे ई। देखो 5 का स्क्वायर 25, 11 का 121, अरे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है ना, वही लगाना है। तो ये जोड़ने पर कहीं से भी 218 नहीं होंगे, ना ये ना ये, तो आंसर बचा है हमारा ई ऑप्शन, लगा के आगे बढ़ जाओ। तो अब तक 16 क्वेश्चन यहाँ तक देखो कंप्लीट हुए, और आई थिंक आप 16 क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लिखा है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत विभव को मापने के लिए हम दोस्तों वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। विभव का मात्रक वोल्ट ही होता है और इसको हम बी से शो करते हैं विभव को, है ना, ये एक अदिश राशि होती है। विद्युत विभव को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अब देखो चुंबकीय क्षेत्र पूछ लिया अगला उन्होंने कि चुंबकीय क्षेत्र एक कैसी राशि है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक सदिश राशि है दोस्तों, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी। इन्हीं के तौर पर अगला पेपर आपका आने वाला होगा, जो भी बिहार का पेपर नेक्स्ट आएगा टीचर वाला। क्वेश्चन नंबर 19 एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार स्थिति में धकेल सकता है, मतलब कोई व्यक्ति जो है पृथ्वी पर यदि खड़ा है तो ज्यादा भार कब लगेगा, जब वह क्या होगा, बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, जमीन पर लेटे होने की स्थिति में, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो जब वह पृथ्वी पर क्या होगा, खड़ा होगा, तब उसका जो भार है पृथ्वी पर अत्यधिक लगेगा। तो 19वें सवाल का ऑप्शन नंबर बी आंसर हमारा हो जाएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश क्या है। देखो सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला जो प्रकाश है वो है बैगनी। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, लेकिन इसकी वेगन क्षमता सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, ये याद रखना है दोनों चीजें आपको, है ना। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे, सबसे अधिक जो अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है वो है बैगनी रंग, और बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह कैसी होगी, वैसे ही तो रहेगी जैसे ही। ये क्लास 12th और 11th में लगभग एक्सपेरिमेंट है, 10th में भी है कि यदि पानी में आप पानी से भरे गिलास में बर्फ डालते हैं, बर्फ का टुकड़ा, तो पानी का जो सतह है ना वो वैसा ही का वैसा रहता है, ना उसमें पानी बढ़ेगा ना गिरेगा ना घटेगा, कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये कई बार पूछा हुआ सवाल है, वही आ गया। अब पीएच के ऊपर एक छोटा सा मैंने शॉर्ट्स डाल रखा है, आप जाके देखिए, हमारे इस चैनल पर मिलेगा आपको। कि लिखा है कि निम्नलिखित में से किसका जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होता है। अब देखो जिनका पीएच मान 7 होता है वो सब होते हैं न्यूट्रल, और न्यूट्रल हमारा कौन है, जल। जल का पीएच मान 7 है। जिनका 7 से कम होगा वो सब क्या होते हैं, एसिड, ठीक, अम्लीय। और जिनका जो 7 से पीएच मान जो है मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मात्रा क्या है इसमें, है ना। और जिनका 7 से अधिक होगा मान वो सब हमारे क्या होते हैं, बेसिक। बेसिक मतलब क्षार, नेचर कैसी होगी उनकी, क्षार में होगी। तो
यहाँ पर बात कर रहा है आपसे कि 7 से अधिक है, तो 7 से अधिक है क्या होगा, वो बेसिक। अब देखो गैस्ट्रिक जूस जो है वो एसिडिक होता है, तो हटा दीजिए। सिरका, ये भी एसिडिक होता है, ये भी हटा दीजिए। रक्त का जो प्लाज्मा है ये हमारा बेसिक नेचर का होता है, इसका जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होता है। और पीएच की खोज सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने की थी, याद रखेंगे। पीएच की खोज, जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं हम, इसकी खोज सोरेनसन ने की थी। 7 से जो पीएच कम होगा वो एसिडिक होंगे, 7 से जो अधिक होंगे वो सब बेसिक होंगे। और गैस्ट्रिक जूस हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, ये एसिडिक होता है, ठीक है। HCl हमारे पेट में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। एक सामान्य नेत्र की नाभिक दूरी क्या होती है? तो सबको पता है एक सामान्य जो नेत्र की दूरी होती है देखने के लिए वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है। नेक्स्ट है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? अब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, इसके बारे में पूछ रहा है। देखो जो मैं आपको समझाता हूँ पहले तो। शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है? ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक। जब इस पे आप क्लोरीन गैस की क्रिया करते हैं, मतलब Cl2 डालते हैं, तो क्या बनेगा देखो, कैल्शियम क्लोराइड। तो CaCl2, पहली चीज कैल्शियम क्लोराइड। विरंजक चूर्ण, अब पहली तो ये बना दिया आपने, दूसरा क्या बन सकता है, CaOCl2। देखो सब कुछ बनाने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl भी बन जाएगा, हाइड्रोजन प्लस Cl, मतलब तीनों ही बनेंगे, ठीक। बता भी दिया मैंने समीकरण के द्वारा। तो आप लगाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। 25 में देखिए, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मंडेल, जो कि मटर के ऊपर उन्होंने सबसे पहले खोज की थी, तो वो क्या है, आनुवंशिकता। हमारी आनुवंशिकता के द्वारा ही माता पिता की संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया होती है, आनुवंशिकता, ठीक। चलिए इसके खोजकर्ता कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं? तो ओम का नियम यदि आपने पढ़ा है तो जरूर आएगा, क्या होता है, B=IR। जॉर्ज साइमन ओम ने ओम का नियम दिया था, ठीक। B=IR। बी विभव, आई क्या है, हमारी धारा है, और आर क्या है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। इसमें क्या होता है कि हमारा अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, तो वो ओम के सत्यापन के नियम को पालन करेगा। अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से क्या होता है? अब लोहे का बुरादा क्या होता है, मतलब लोहा फैफी, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, डालने से क्या होगा, लोहे के बुरादे में यदि आप HCl डाल रहे हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड का FCl जो बनेगा, आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो बाढ़ को रोकने के लिए देखो चराई नहीं है, वनोन्मूलन मतलब वन को ही हटा दें क्या, तो वन रोपण है, मतलब वन लगना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही। 29वां, खाने के डिब्बे में जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्यों? क्योंकि जिंक क्या है, टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। जिंक टिन की तुलना में महंगा है, ये तो फालतू का है। टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, ये सही है। ये ज़्यादा रिएक्टिव करता है जिंक टिन की तुलना में, तो यही ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा 29 का। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अंडाशय में कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय मतलब एग का हमारा जो फाइटस होता है उसमें अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? डिब्ब का निर्माण नहीं भाई साहब। प्रोजेस्टेरॉन तो हमारे महिलाओं में किस में होता है, प्रोजेस्टेरॉन महिलाओं के दूध में पाया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन जिससे वो बच्चों को दूध पिलाती हैं, प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स। और एस्ट्रोजन जो है वो अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, एस्ट्रोजन, बच्चे का निर्माण होना वो एस्ट्रोजन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में हमारा
लैक्टिक अम्ल पाया जाता है क्या? नहीं भाई साहब, लैक्टिक अम्ल तो होगा नहीं, मिथेनोइक अम्ल भी नहीं है। ठीक है, तो इमली में कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल तो सिरका में पाया जाता है। ठीक है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है आपका इमली में। आगे बढ़ते हैं, 31 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगला देखो आप, ये क्लोरोफॉर्म जो लोग समझेंगे उन सबका ये गलत हो जाएगा भाई साहब। ये है कॉलीफॉर्म। अब ये कॉलीफॉर्म क्या होता है, आइए थोड़ा आपको बताते हैं। ये कॉलीफॉर्म जो है मिट्टी में और कीड़े मकोड़े के रूप में पेड़ों में कई जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है वो प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है जो कि हमारे पेट को खराब कर देते हैं। कॉलीफॉर्म याद रखना, कॉलीफॉर्म जो है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया हैं जो कि हमें पानी पीने के द्वारा या फिर कहीं खेलने के द्वारा, मिट्टी में कोई चीज़ पकड़ने के द्वारा उससे हमारे शरीर में आ जाते हैं। ठीक, बकाए ये सब फालतू के ऑप्शन दिए गए, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, 32 का आंसर। आइए 33वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की संसद में नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? सबको पता है बिमल पटेल जी गुजरात के हैं, जिन्होंने की नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम यही है। इन्होंने भारत का नया संसद भवन की डिजाइन बनाई है जो कैसी है, त्रिभुजाकार लगभग इस तरीके से बना हुआ है। जबकि जो पहले बना था हमारा संसद भवन, उसके निर्माणकर्ता कौन थे? एडवर्ड लुटियंस थे। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? देखो, आयोग ने इसका आंसर जो दिया है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जबकि मैंने इसका आंसर जब देखा तो इसका आंसर दे रहे हैं कि 20 से 25% है। तो गूगल पे आंसर 20 से 25% दिखा रहा है। अब आप लोग थोड़ा बताइए, मुझे तो ये सही लग रहा है कि 20 से 25% है। ठीक है, लेकिन आयोग ने गलत ये दिया है तो आप कह नहीं सकते क्या है भैया। अगला देखिए, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है? तो आप पेपर को देखो, पढ़ के यहाँ समझ पा रहे हैं कि हमें करंट अफेयर भी तैयार करके रखना है अपनी 2023 की, क्योंकि 2024 में पेपर है तो 24 का तो आएगा ही आएगा, 23 का भी करंट अफेयर आएगा लगभग जुलाई से। तो जुलाई से करंट अफेयर तैयार करके रखो। ये देखो अप्रैल का पूछ लिया उन्होंने, है ना। तो ये कौन सा राज्य था हमारा? मध्य प्रदेश राज्य था, जिन्होंने ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दिया था, मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 36, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता एमबीडी की, देखो सबसे पहली चीज तो है, पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए मुस्लिम खोजकर्ता का नाम क्या है? तो वो इब्न बतूता है। कौन है? इब्न बतूता। इनके नाम पे बना है इब्न बतूता बगल में जूता, है ना, ऐसा कुछ गाना बना था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश से आए थे? तो इब्न बतूता किस देश से आए थे? मोरक्को से आए थे। ठीक, कहाँ से? मोरक्को से आए थे, इतना याद रखेंगे आप। अगला देखिए, हाल ही में भारत का करंट अफेयर से है, देखो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 35 और 37। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। तो ये केबल स्टे रेल पुल बनाया गया कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। देखो करंट अफेयर है, बिल्कुल भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने पढ़ा होगा लगा पाएंगे, ये चिनाब नदी पर बना है। भारत का पहला, ये भी करंट अफेयर है, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? गुजरात राज्य में। तो 3 करंट अफेयर के क्वेश्चन मुझे देखने को मिले, 35, 37 और 38 अभी तक में। तो भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर जो प्लांट है वो गुजरात राज्य में देखने को मिला है। 39, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो 1917 में जो पहली बात देखो याद रखेंगे, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। तो आगे लिखा है कि इनके जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो ये थे एच.एस. पोलक। कौन थे? एच.एस. पोलक थे। ठीक है, इरविन तो देखो 1931-30 में आया, तो ये तो हटा दीजिए। डॉक्टर ग्रांट आपको लग सकते हैं, लेकिन ये है एच.एस. पोलक हैं।
ठीक है, थोड़ा और टाइप का क्वेश्चन है, कम लोग पढ़ते हैं ऐसे को। तो अगला देखिए, करंट अफेयर फिर से आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुप का सदस्य है? I2U2 में टोटल 4 देश हैं। कौन कौन से हैं? इंडिया, इजराइल, ये देखो इंडिया, इजराइल और UAE और USA। चौथा है USA। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब चारों, ये तीनों सही हैं और एक USA भी है इसमें, तो ये भी याद रखेंगे। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी आप लगाएंगे 40 का। प्रीवियस ईयर देखने से समझ में आ जाता है कि पेपर लगभग ऐसा आना है, तो हम आगे तैयारी करके रखेंगे अच्छी सी आप, है ना। 41 में 17 मार्च 2023 को देखो, करंट अफेयर फिर से, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, ICJ नहीं है ना, न्यायालय है, ICC है, ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो किसके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने, तो ये वो हमारे रूसी राष्ट्रपति जो थे व्लादिमीर पुतिन, इनके खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। किसने? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए। पुतिन को उठा के भाई साहब गाड़ी में लेके दबा के ले जाओगे भाई साहब। देखिए 42 में, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ था? तो तृतीय भारत प्रशांत जो द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन था, ये हमारा पपुआ न्यू गिनी में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? पपुआ न्यू गिनी में। कहते हैं कि पपुआ न्यू गिनी के लोग ऐसे हैं कि जो कि मतलब मैन ईटर्स हैं, ये आदमियों का मांस खा जाते हैं भैया, है ना। अब ये तो मैंने कभी वहाँ जाकर नहीं देखा, लेकिन सुना बहुत है, उनकी वीडियो भी कई बार सामने आई है। क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो, रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? करंट अफेयर देखो, है ना, अभी तक में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिल रहे हैं। तो रावन विल्सन जो है वो न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश चुनने को मिले हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं कौन? रावन विल्सन। कहाँ के? न्यूयॉर्क के। ठीक, पहले मुख्य न्यायाधीश, वो भी अश्वेत। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाए? तो भारत को जो नाटो प्लस जो बना है, उसमें USA ने सिफारिश की है कि भारत को भी नाटो प्लस का हिस्सा बनाया जाए। ठीक है, किसने? USA ने सिफारिश की है इस चीज के लिए। 44 क्वेश्चन हो गए देखो यहाँ तक में। अभी तक आप समझ पा रहे हो करंट अफेयर कितना रोल कर रहा है। ठीक, आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2023 का, कि पुरस्कार देखो कोई ना कोई आना ही होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तैयार करके रखें आप लोग पहले से ही चीज़ों को। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है। ठीक, चलिए, तो आप करंट अफेयर में ये भी देखो, ध्यान रखें कि बुकर पुरस्कार, आप ये जो जितने भी अवार्ड होते हैं उनको तैयार करके रखना है, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों। 46वां, अब देखो अध्यक्ष आ गए करंट अफेयर में। ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? ट्विटर के नए CEO एलोन मस्क तो होंगे नहीं, पराग अग्रवाल होंगे नहीं, कौन है? लिंडा यकारिनो। लिंडा यकारिनो जो है वो ट्विटर की नई CEO बनी है। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन जो है जिन्हें थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा वो लगा पाते हैं कि एलोन मस्क कहाँ से आ गई। ये तो पराग अग्रवाल भी नहीं होंगे यहाँ, तो है ना, हट चुके थे ये तो लिंडा यकारिनो जो है वो ट्विटर की नई CEO बनी है। 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, भारत की 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार की हमसे पूछा गया है महिला साक्षरता दर क्या थी? देखो बढ़िया सवाल है, आइए बताते हैं आपको क्या होगा। देखो, जितनी भी सेंसस हुई है उनके पूरे के बारे में आपको बताते हैं कि हमारे भारत की जो, देखो पहले बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार की जो टोटल साक्षरता दर है वो है 61.80% है, मेल और फीमेल टोटल। तो बिहार की साक्षरता दर हमारी कितनी है? 61.80%, ये टोटल है। इसमें अगर मैं मेल की बात करता हूँ तो मेल हमारे 71.20% है, मेल जो है 71.20% है। और फीमेल की यदि मैं बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ देखो फीमेल पूछा गया है, फीमेल जो हमारी है 51.50% लिटरेट है। ऑप्शन में कहीं भी 51.50% नहीं है, तो हम लगाएंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है,
याद रखेंगे बिहार की जो टोटल साक्षरता दर है वो 61.80% है। इसमें कि आदमी जो है वो 71.20% है और फीमेल जो है वो 51.50% है। अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत की टोटल साक्षरता दर देखो 74.04% है, जिसमें कि मेल कितने हैं 82.14% है और फीमेल कितनी है 65.46% है। ठीक है, टोटल मेल फीमेल इंडिया की बात कर रहे हैं ना ये टोटल। अगर हम बात करते हैं कि टोटल प्रति किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व कितना है तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते हैं, एक नॉर्मल डेंसिटी है हमारे भारत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 48, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था वह जानी जाती हैं किस चीज के लिए, सुभद्रा देवी को। तो देखो ये भी करंट अफेयर का सवाल है भैया, अभी तक देख रहे हैं 35 से 48 तक लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हो गए होंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो सुभद्रा देवी जो है जिनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, ये पेपर मेसी कलाकारी के रूप में जानी जाती हैं। बहुत कम लोग ये लगा पाएंगे अगर उन्होंने देखो पद्मश्री, क्योंकि बहुत लोगों को मिलते हैं और पेपर मेसी कलाकारी कोई स्पेशल होगी तभी उनको दिया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाए। अब सभी नहीं करना होता है, जो नहीं आ रहा है उनको छोड़ते जाइए, फिलहाल में अपना जो आ रहे हैं उनको करते जाइए। चलिए अगला देखो, अब छोटा नागपुर से आगे देखो, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे। तो छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जो जनजाति थी ना, ये आम और गुठली मत लगा देना, ये आम और इमली ना, इनकी पूजा नहीं करते थे, ये कदम की पूजा करते थे, कदम की, है ना। मुंडाल और संथाल जनजाति के लोग जो थे छोटा नागपुर पठार, ये लोग कदम के पेड़ की पूजा करते थे, नहीं तो आप आम और गुठली लगा के चले आए है ना, आम और इमली, और गलत हो जाए पर पता चला। आइए 50वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। तो हमें पता है फसलें 3 प्रकार की होती हैं, रबी खरीफ और जायद। तो जायद की खेती कौन कौन सी होती है भैया, खरबूज खीरा और तरबूज, मतलब तीनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे आप, ई डी, है ना, उपयुक्त में से एक से अधिक, सभी हमारे सही होंगे 50 में। चलिए 51 देखते हैं, थोड़ा जुकाम सा हो गया, कुछ नहीं है, वैसे हल्का हल्का, हवा ज़्यादा चल रही है, क्या है। आइए 51 में क्वेश्चन है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कि पी तरंगें जो हमारी होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगें हैं, बिल्कुल करेक्ट है। धरातल पर उद्गम केंद्र जो है वो उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं, बिल्कुल ये भी सही है भैया। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन जो है स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, यस। तो ये तीनों ही सही है, मतलब आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो कि सही आंसर होगा। ठीक है, 51 का आंसर डी। चलिए अगले बढ़ते हैं 52, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर झील जो है वो उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलती है हमें, ठीक है। तो ये क्या है सत्य इसमें, यह विश्व के खारे जल का सबसे बड़ा समूह है, नहीं भाई साहब ये तो मीठे जल की है, तो ये तो गलत हो गया। यह क्या लिखा अगला, कनाडा और यूएसए के मध्य में स्थित है, बिल्कुल ये बात सत्य है। ये कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है लेक सुपीरियर लेक, जो कि नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती है। अगला क्या है, यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, नहीं 1700 से ज़्यादा है ये। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा अपना आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह की पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अब देखो यहाँ ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, मतलब अगला जो भी पेपर आपका होना है मार्च आर्च में, उसमें ज्योग्राफी क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे जो कि हमें ग्रह से क्वेश्चन देखो संबंधित आया है। इसमें काफ़ी सरल पूछ लिया कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो सब जानते हैं कौन सा है, शुक्र ग्रह को, ठीक है। लाल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह होता है। मिथेन गैस पाई जाती है किस पर, बृहस्पति ग्रह पर, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है यहाँ पर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ठीक, सी।
ये पता होगा आपको, भोर का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र, है ना, नीला ग्रह पृथ्वी। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा जो है वो है, देखो, अर्जेंटीना और चिली नहीं है। अमेजन नदी हमें कहाँ देखने को मिलती है? अपने साउथ अमेरिका में, ठीक है, सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया बनाती है वहां पर। तो वेनेजुएला जो है वो, ये वेनेजुएला अमेजन बेसिन का एक हिस्सा है, वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 55, देखो फिर से ज्योग्राफी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? अब सभी जानते हैं कि वायुमंडलों की जो परतें होती हैं हमारी पृथ्वी से ऊपर, उनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर तापमंडल है, और फिर एक्जोस्फेयर है। मतलब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, और लास्ट में बहिर्मंडल। तो ये सभी सही लगे हैं, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए, स्टैटिक जीके का पार्ट क्या लिखा है कि स्थानीय कृषि के स्थानीय नाम दिए गए हैं आपको, और उनसे संबंधित देश का सही युग्म दिया गया है। बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो चीना बांग्लादेश में है, नहीं, ये गलत है। मिल्पा रोडेशिया जिम्बाब्वे में है, ये भी गलत दिया गया है। लडाख जो है वो मलेशिया की होती है, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में झूमिंग नाम करके होती है ना। तो लडाख कहाँ की है? मलेशिया की है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 57, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में क्या समय होगा? यदि दोपहर में 12 बज रहे हैं यदि ग्रीनविच में, तो 30 डिग्री आप जैसे ही घूमेंगे, 30 डिग्री घूमने का मतलब है कि 2 बज जाएंगे आपके यहाँ। क्या समय होगा? 2 बजे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, मतलब ज्योग्राफी के क्वेश्चन अच्छे खासे ठीक ठाक हैं। जैसे यही देखो, ये सबसे बड़ा है, क्रस्ट अपन पढ़ते हैं परपटी, लेकिन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 8th की बुक का है। मैं देख रहा था उसमें, एक तो महास्थलीय परपटी होती है, एक होती है महासागरीय परपटी, ठीक है। अब यहाँ महास्थलीय नहीं पूछी गई है, परपटी देखकर लोग सियाल लगा देंगे, मतलब सियाल सिल्का और एल्यूमिनियम, जो कि आपका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये महासागरीय परपटी है। इसके मुख्य खनिज घटक कौन होते हैं? हमें पता है कि ऊपर होता है सियाल, सीमा, और निफे, सिल्का एल्यूमिनियम, सिल्का मैग्नीशियम, सिल्का और सॉरी निकेल और फेरस आयरन, ठीक है। तो यहाँ महासागरीय परपटी की बात कर रहा है, जिसमें कि हम दूसरी बारी की बात कर रहे हैं, सीमा की। तो सिलिका और मैग्नीशियम होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका। तो महापरपटी के मुख्य खनिज घटक जो हैं वो क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? अब देखो, मल्चिंग जो है ये अगर आपने पढ़ा है तो जरूर लगा पाएंगे। पहला ऑप्शन है कि फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, इसको मल्चिंग कहते हैं। या फिर कंटूर को पत्थरों, घास आदि से ढकना, ये मल्चिंग है। या फिर खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं में फसल लगाना, ये मल्चिंग है। तो इसका आंसर जो हमारा है वो मल्चिंग क्या होती है? मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है कौन है? वो कंटूर को पत्थरों, घास आदि से ढकना, ये मल्चिंग कहलाता है। कंटूर को पत्थरों, घास आदि से ढकना, ये मल्चिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का सही युग्म क्या है? सूरमा घाटी असम में मिलती है, लुनित क्षेत्र गुजरात में है, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में है, या उपयुक्त में से एक से अधिक है? तो जरा ध्यान से देखें कि ये सभी सही लगे हैं। सूरमा घाटी बिल्कुल असम में है, लुनित क्षेत्र गुजरात में है, और केजी बेसिन जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। तो चार तीनों ही सही हैं, आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर। तो अब तक हमने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे?
जब जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार थी तो श्रम मंत्री कौन थे हमारे उस समय, लेबर मिनिस्टर, तो ये थे जगजीवन राम। कौन थे ये, जगजीवन राम। ठीक है, काफी पुराना हिस्ट्री का सवाल एक प्रकार का पूछ लिया उन्होंने। अगला, 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून, जो कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट, यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो ये चंपारण सत्याग्रह है, उसी समय का है, तभी का। तो ये नवंबर के महीने में पारित हुआ था। ठीक है, नील बगान के स्वामी के विरुद्ध नवंबर के महीने में। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है कि निम्नलिखित में इस कथनों में से कौन सा कथन सही है? 63 में लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है कि ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अगला है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। तीसरा है सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो ये सही है, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। बकाया ये दोनों ही गलत है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस में के गया अधिवेशन में भाग लिया था? अभी देखो संथाल और सन्यासी पढ़ रहे थे, तो ये छोटा नागपुर के पठार में देखने को मिलता है ना, वहीं छोटा नागपुर पठार है और वहीं पर जो है संथाल जाति रहती है छत्तीसगढ़ साइड में। तो किस जनजाति ने पूछा गया, तो आंसर क्या होगा, संथाल जनजाति है। ऑप्शन नंबर हमारा, एक सेकंड, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? संथाल जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ साइड की है और सन्यासी जो हैं वो ये पश्चिम बंगाल साइड के हैं आई थिंक। तो ये दोनों नहीं है, ये उराव बचे हैं। उराव जो थे वो बिहार की जनजाति से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 65 देखिए क्या लिखा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ध्यान से देखना, नहीं है ना, ये लगाना है। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी, बिल्कुल सही। यंग इंडिया महात्मा गांधी किताब, दोनों ही सही है। इंडियन स्पेक्टेटर ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत आंसर हो जाए। 66 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? अब 1938 में जो है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पीटी नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, तो 66 क्वेश्चन इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो परीक्षा में बन रहे हैं लगभग लगभग। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने। नंबर 67 ये रहा, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक जो हैं वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, जिन्होंने सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर कार्यभार संभाला है भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो वो था अपना सबना अवज्ञा आंदोलन। सबना अवज्ञा आंदोलन के कारण ही बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। सबना अवज्ञा आंदोलन हमारा किस सन से रिलेटेड है? ये 1930 से है। असहयोग आंदोलन 1920 का है, आपको इनकी डेट याद रखना है। और भारत छोड़ो आंदोलन 6 अगस्त 1942 का है। ठीक है, 6 अगस्त 1942 का है, क्योंकि कई बार ये पूछा गया इसलिए मुझे डेट के साथ याद हो गया है, 6 अगस्त 1942। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो वो हमारी कौन सी थी? अरुणा आसिफ अली, जिन्होंने सबसे पहले तिरंगा फहराया था। ठीक है, अरुणा आसिफ अली हमारी सबसे पहली वयोवृद्ध महिला स्वतंत्रता आंदोलन की सेनानी थी, महिला सेनानी। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है कि किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? देखो, होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने भी की थी 1916 में। ठीक है, लेकिन होम रूल लीग की स्थापना जो बीजी तिलक ने की थी ये यहाँ पर की थी, कहाँ पर? आपके पूना में की थी। एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में, वो मद्रास में की थी। तो दोनों की आप डेट याद रखेंगे, वो मद्रास में की थी एनी बेसेंट ने, लेकिन यहाँ पर बीजी जो तिलक थे हमारे, इन्होंने पूना में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको देखो छोड़ना पड़ता है दोस्तों,
तो उस टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे। जैसे हुंकार है हिंदी साप्ताहिक पत्रिका, अगर आपने पढ़ा है तो लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे। तो हुंकार जो हिंदी साहित्यिक पत्रिका है ये सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आप मुझे इसकी सन बताएंगे जरा देख के कमेंट में कि किस सन में ये हुंकार पत्रिका लिखी गई थी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी, होमेज तब श्रद्धांजलि दी थी कि वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में से एकमात्र मर्द थी। तो वो किसने कहा था? हुरोज ने कहा था 1857 की क्रांति में। हुरोज था कि जो विद्रोहियों में से एकमात्र मर्द थी वह औरत सोई हुई है, ये कहा था हुरोज ने। तो क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ 72 तक कंप्लीट हुए। आइए 73वां क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आने वाला देखो जो भी बिहार का पेपर है उसमें लगभग लगभग ऐसा ही पेपर मिलेगा। पेपर बहुत सरल नहीं आने वाला है, और पेपर का लेवल क्योंकि कंपटीशन इतनी हाई लेवल की है तो पेपर आप बिल्कुल इजी ना मान के चलो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मैचिंग करना है कि पहला लिखा है गरीबी हटाओ का नारा, स्वतंत्र लोकतंत्र बचाओ, जीतने वालों की भूमि और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा। देखो बताता हूँ आपको, गरीबी हटाओ का नारा जो है हमें कब इंदिरा गांधी के समय पे दिया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय पे 1974 के आसपास। गरीबी हटाओ 1970 से 74 के आसपास गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। लोकतंत्र बचाओ का नारा ये है जो जनता दल के द्वारा दिया गया था, लोकतंत्र बचाओ। ठीक है, और जोतने वालों की भूमि वाम मोर्चा के द्वारा दी गई थी। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा जो है वो N.T. रामा राव ने, इन्होंने ये नारा दिया था। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आप देख रहे हैं ए का आंसर 2 है और बी का हमारा 3 है। तो बी का 3 यही मिलेगा और नहीं है। सी का 1 है, बताया था मैंने, और डी का 4 है। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने साथियों ये रहा, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। तो रूसी क्रांति और यूएसएसआर के प्रभाव से निर्मित हुआ था, तो वो कौन सा था? ये था हमारा पूरब के लोगों का सम्मेलन 1920। पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920 जो है वो हमारे यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था, जो कि रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। कौन सा? पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920 में। 1920 में हमारा क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन भी। और 1930 में समन्वय आंदोलन। 1917 में चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, है ना। चंपारण किसके लिए था? चंपारण बिहार से संबंधित है, और खेड़ा आंदोलन जो है वो हमारे अहमदाबाद मिल से संबंधित है, नील की खेती के लिए। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा। 75 में देखिए, अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो ये जो है किसने कहा, है ना, ये किसने कहा? ये जो कहा है दीनदयाल उपाध्याय जी ने। ठीक है, अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण क्या है, ये जो कहा था दीनदयाल उपाध्याय जी ने। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहारों की प्रमुख मांग कौन सी थी। तो इन लोगों की जो मांग थी वो राजस्व में कमी, बेगार का उन्मूलन और वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतीहारों का प्रवेश खोजना। मतलब एक से अधिक यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो डी ऑप्शन इसलिए बनाया गया है कि इन अगर एक दो भी सही है ना तो आप डी लगाएंगे, ऐसा नहीं कि आप कोई भी वही लगा दीजिए। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, अगर 3 में से एक भी सही नहीं है तो आप लगाएंगे ई ऑप्शन, है ना। लगभग बैंक जैसा पैटर्न है कि बैंक में भी 5 ऑप्शन आते हैं दोस्तों। 77वां क्वेश्चन है कि मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ध्यान देना, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना आई थी 1919 की, पार्लियामेंटो अधिनियम 1909 का था, है ना। तो मॉन्टेग्यू ने क्या कहा था कि सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रभावित किया था। तो ये जो पुस्तक थी उनकी द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक में उन्होंने विधायिका, किसने? मॉन्टेस्क्यू सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जुडिशियरी और हमारी लेजिस्लेटिव जो है और हमारी विधायिका है, इन तीनों का जो इनकी शक्तियों का विभाजन जो है अपनी पुस्तक में प्रस्तावित किया था, वो थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। कुछ ही और क्वेश्चन बचे हैं, आपका साथ चाहिए, आप साथ रहेंगे तो हमारे क्वेश्चन 120 कंप्लीट हो जाएंगे वेरी सून। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं क्या लिखा है। देखो दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। तो रेलवे की मांगों पर तख्तों की मांगों को पूरा करना तथा शाही नौकरों के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, यही रेलवे
ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवनिर्माणीकरण का मुख्य कारण था कि रेलवे की मांगों का तख्तों की मांग को पूरा करना और शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 79 में लिखा है कि भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो ये हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 312 312 में इन्होंने कहा था कि 312 नहीं, आई थिंक और कुछ है, अब याद नहीं आ रहा इतना, कि भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता। तो ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो सब लोग जानते हैं कौन सा है वो, बरदोली सत्याग्रह गुजरात का। ठीक है, जहां पर गुजरात की महिलाओं ने, बरदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। किसको? वल्लभ भाई पटेल जी को। तो बरदोली सत्याग्रह कहाँ से संबंधित है? बरदोली सत्याग्रह जो है गुजरात से संबंधित है। और किसका है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 81 है कि भारत और 1929 के प्रारंभ में हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर मंदी से भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया गया। बिल्कुल, मंदी ने भारतीय खेतीहारों, किसानों, आयात एवं निर्यातों को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। बिल्कुल, मंदी होगी तो ये सब होगा ही होगा। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसी एकीकृत हो गई थी। तो ये सभी सही है। यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी में। अगर कुछ गलती हो तो आप क्षमा करना दोस्तों, और बताते जाना मुझे कमेंट कर देना कि सर आपने ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, तो जस्ट लोगों को पता पड़ जाएगा कि हाँ ये करेक्ट है। क्योंकि देखो आंसर शीट जो भी है उसी के हिसाब से लगा रहे हैं। कुछ जो आंसर शीट में मुझे भी गलती लग रहा है तो मैं अपनी तरफ से चेंज कर रहा हूँ। अगला है कि सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णायत हुई थी। तो ये 1992 में निर्णायत हुई थी। 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता 1992 में। क्वेश्चन नंबर 83 है, एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी, जो वर्ल्ड जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कितने प्रतिशत का अंशदान था। तो ये लगभग 17 से 18% था आई थिंक। इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर आप ई लगाएंगे, है ना, ये सब गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 84 है कि इनको मैच करना है आपको और कुछ नहीं है। आइए देखते हैं 84 में मैच करते हैं। लिखा है कि विश्व विशेष विवाह अधिनियम। तो विशेष विवाह अधिनियम जो है वो कब हुआ था, आप बता सकते हैं क्या? विशेष विवाह अधिनियम जो है हमारा ये 1954 का है। कब का है? 1954 का है। अगर हम बात करते हैं दहेज निषेध अधिनियम, देखो पहला याद रखेंगे आप, विशेष विवाह अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1954 ईस्वी का है। दहेज विवाह अधिनियम की बात करते हैं तो ये आपका 1961 ईस्वी का है, दहेज विवाह अधिनियम। समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है ये आपका 1976 ईस्वी का है। और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व जो है वो 1986 ईस्वी का है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा देख लीजिए आप। फर्स्ट का आंसर हमारा बी था, फर्स्ट का आंसर 2 यहाँ है, बी का 4 था, बिल्कुल सही है। ठीक है, 1961 का, और सी का 1 हमने बताया था आपको, और डी का 3 है। ठीक है, ये वाला 1986। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। 85 देखो, 84 क्वेश्चन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में आ जाता है। अगर आपको डेट कंफर्म नहीं है तो फिर आप गड़बड़ कर जाएंगे। चलिए, 85 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो वो कौन सा है जो बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? ये जो हमारा था दोस्तों, सार्वभौम वयस्क मताधिकार और स्वतंत्र और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण है। तो ये सभी सही है। एक से अधिक आंसर आप डी ऑप्शन को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 लिखा है दोस्तों कि पुस्तक है द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो ये धर्मपाल के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि भारत
भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो बंधुत्व जो है वो क्या आश्वासित करता है? हमारी व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता, और नागरिकों के न्याय और स्वतंत्रता एवं समानता। तो ये सब कुछ दिखाता है ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 88 लिखा है कि इनमें से किसने कहा, क्या कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो हमारे देश के जो चीफ जस्टिस थे रंजो रंजन गोगोई जी ने, है ना, मुख्य न्यायाधीश, इन्होंने रंजन गोगोई जी ने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका जो है विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। 89 देखते भी तो रहते हैं कितने कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं केस वगैरह। 89 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो ये फास्फोरस चक्र जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र में गैस जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। 90 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो ये जो हमारे होते हैं कौन से होते हैं? स्वपोषी, यानी हेट्रोटॉफिक्स, स्वपोषी। तो ये हमारे होते हैं स्वपोषी, ठीक है, जो कि अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके, हेट्रोटॉप्स, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर का और छोटा तरंगदैर्ध्य है? तो ये हमारी परावैंगनी विकिरण है जिसके पास उच्च ऊर्जा स्तर है और छोटा इसका तरंगदैर्ध्य है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 लिखा है दोस्तों कि निम्न प्रत्येक कोशीय स्तर पर अपघटनीय रासायनिकों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको हम आपके जैविक आवर्धन के रूप में जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 92 हो गया। 93 देखिए कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जनसंख्या की जो वहन क्षमता है ये हमारी जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, और क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर और सीमित संसाधन या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जनसंख्या की जो वहन क्षमता है ना, ये हमारी सीमित संसाधन के द्वारा नापी जाती है, इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 94 में है कि मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी के कारण होती है? तो ये हमारे नाइट्रेट के कारण होती है। अगर पानी में नाइट्रेट चला जाए तो इसके कारण ये वाली बीमारी आपको हो जाती है। 95 है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो कैसा होता है? तो परितंत्र हमारा जो है उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, मतलब सिंगल डायरेक्शन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? तो परितंत्र का जो संगठक है वो हमारे क्या है? जंतु, पादप या सूक्ष्म जीव। तो आप अगर पता है तभी लगा पाएंगे। देखो, जंतु और पादप और सूक्ष्म जीव सभी परितंत्र में आते हैं। तो अगर सभी आते हैं तो आंसर अब इनमें से कोई लगा नहीं सकते एबीसी में, तो हम क्या लगाएंगे? डी, ठीक है। चलिए 97 निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है लैंड फिलिंग से उत्पन्न होती है? और देखो सेकंड शिफ्ट में आया है 24 तारीख की ही कि धान के खेत में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो लैंड फिलिंग और धान के खेत में दोनों में ही मीथेन गैस उत्पन्न होती है दोस्तों, याद रखेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? अब जंगल में देखो पादप होते हैं, सबसे पहले पेड़, पेड़ को कौन खाते हैं? हिरण, हिरण को कौन खा जाता है? शेर, है ना। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसमें। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया विघटित नहीं होगा। तो जितने भी हमारे कौन से मृत जीवी होते हैं ये प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होते हैं, ठीक है। कौन? मृत जीवी। तो 99 का आंसर आप क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन। आइए 100वां देखते हैं। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं किसमें शामिल है? तो ये अब देखो, कार्बन उत्सर्जन की कार्बन न्यूट्रल का हमारा देश ने जो लक्ष्य रखा है 2070 रखा है भारत ने, कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। और रेलवे ने रखा है कब तक? 2026 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। और टीबी के लिए 2025 रखा गया है कि हम टीबी मुक्त हो जाएंगे 2025 तक। टीबी दिवस हम कब मनाते हैं? 14 जून को, ठीक है। देखिए क्या लिखा है कि कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं किसमें शामिल है? वो सौर सेल में, पवन चक्कियां और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। तो ये सभी सही हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हमारा हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 101 है कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं आहार जाल। वेरी इंपॉर्टेंट है, आहार तंत्र और आहार स्तर आपको सब लगेगा इसमें, लेकिन हमारा आंसर सही क्या है, आहार जाल है। क्वेश्चन नंबर 102 है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितने प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो वो 1% जो है ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कितने परसेंट? 1%। क्वेश्चन नंबर 103, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिलती। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली, जो कि कहाँ से संबंधित है, उत्तराखंड से संबंधित है। जहां पर देखो पेड़ों की कटाई हो रही थी, तो लोगों ने क्या किया, चिपको आंदोलन का मतलब है कि वो पेड़ों से जाकर खुद चिपक गए थे, उनको अपने गले लगा लिया था कि आपको अगर पेड़ काटना है तो हमें भी काटिए पहले। यहीं से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, चिपको आंदोलन। ठीक है। मोपला विद्रोह जो आप अगर पढ़ा होगा आपने, मोपला विद्रोह है, कोल विद्रोह है। मोपला हमारा केरल से संबंधित है। ठीक है। 104 देखिए, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद कौन होते हैं। तो ये हमारे स्वपोषी होते हैं। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर कौन होते हैं, स्वपोषी। आरोही क्रम में एडजस्ट करना है, इनको छोटे से बड़े में लगाना है। तो अगर आप इसको कर पाएंगे तो देख लीजिए, उसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या आंसर होगा, ए। ठीक है। मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको, आप ऐसे लगा के देख लीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या है काफ़ी, और मैं ऐसा नहीं है कि बड़ी संख्या है तो नहीं कर पाएंगे, आपको बता देते हैं। चलिए आइए, क्या लिखा है कि देखो आंसर तो ये ऑप्शन है अपना, इनमें क्या करना, आप डिफरेंस लेना। 13 और 18 में डिफरेंस कितने का है, 6 का। ठीक है, सॉरी 5 का, 5 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का है, अगर आप घटाएंगे तो 9 7 16, 7 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का है, 4 का है, और यहाँ कितने का है, 9 का है। बस अब हम पीछे नीचे की सभी संख्याओं को भूल जाइए आप। ठीक है, थोड़ी देर के लिए यहाँ की संख्या भूल जाइए। अब आप देखिए कि हम 5 का भाग अगर 13 में देते हैं तो 5 दूनी 10 और 3 बचे, 5 छक्का 30, 2.6। 7 का भाग देते हैं, 7 चौको 28, 4 के लगभग 4.1 आएगा। ठीक है। 4 का भाग देंगे तो 10 दशमलव कुछ आने वाला है, फिर 10.2, 10.2। 9 से भाग देंगे तो 9 पंचे 45, 6 बचेंगे, और 9 छक 54, 5.6। अब आप खुद देख लो सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, 10.2, मतलब 41/45। तो 41/45 दो ऑप्शन में मिल रहा है। सबसे छोटा 2.6 दिख रहा है मुझे यहाँ पर, मतलब 13/18 है, तो सबसे आगे ये लगा है, सही है। अब देखो 2.16 के बाद है 4.1, तो 4.1 का मतलब है 29/36, तो ये है। और उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, 5.6, तो ये वाला, फिर लास्ट में ये वाला। ठीक है, बस डिफरेंस लीजिए आप इनका, और ऊपर न्यूमरेटर में जो अंश की संख्या उसमें भाग दीजिए। और बचे हैं भाई अब 14 क्वेश्चन, आइए सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखो क्या लिखा है, कितने वर्ग हैं इसमें। ये एक इस प्रकार का वर्ग है कि जिसमें कि सभी बॉक्सों की संख्या, रो एंड कॉलम की संख्या बराबर है, पंक्ति और स्तंभ। टोटल आप काउंट कीजिए कि इसमें कितने हैं 1, इसमें कितने हैं 2, इसको नंबर दीजिए 3, इसको नंबर दीजिए 4। अब इन सब का उठा के कर दीजिए आप क्या, स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद सभी को कर दीजिए क्या, प्लस। जैसे ही आप प्लस करेंगे तो 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1, 16 9 25 और 4 29 और 1 30, आंसर हो जाएगा। सरल सा सवाल है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 106 हो गया। 107 में लिखा है कि प्रत्येक, अब देखो बड़ा सवाल है लेकिन छोटा है, कोई कठिन नहीं है इतना। एक व्यक्ति जो है अंडे की इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। मतलब आपने अगर आज रखे हैं 1 अंडे, अगले दिन रखे हैं, तो अगले दिन भी टोकरी की संख्या, अंडों की संख्या बराबर होगी। कह रहा है संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिनों में पूरी भर जाती है ये। ठीक है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी। तो देखो ये 22 दिन के बाद टोकरी 1/4 भरी थी। आप इसको टिक कर लीजिए और लगाएं, ये खुद से सभी हम ही कराएंगे क्या, कुछ तो लगाइए आप भी। आओ देखो, दो संख्याओं का योग कितना है, 480। यदि बड़ी संख्या, हम मान लेते हैं बड़ी संख्या x है, में 2% की कमी की जाती है, तो 2% की कमी करेंगे तो कितनी बचेगी, 98%। चलो छोटी संख्या में 10% की वृद्धि, छोटी संख्या 22 है, 10% की वृद्धि, तो संख्या कितनी हो गई, 100 से 110। आप मुझे बताओ कि x/22 ये बड़ी है ये छोटी है, कितना हो जाएगा, 110/98। सही। इसको आप 2 से काटो, कितना बचा, 55, सही है, बटे 49। ठीक। कह रहा है कि इन दोनों का योग सवाल में है 480। जरा जोड़ो, 9 5 14 की 4, 5 4 9 और 1 10, 104।
104 का मतलब कितना है? 480। हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो एक यूनिट की वैल्यू आप मुझे बता सकते हो? 480/104। बड़ी संख्या कौन सी है भैया? x, मतलब 110 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 110 का गुणा कर दो, यहाँ पर 2 से भाग दो। देखो 8 से कट रहा है, 13 अट्ठे 104 और 8 छंग 48। 6 से भाग देंगे इसमें, 8 से कट रहा है ना, 13 अट्ठे 104, ठीक है, और 8 छंग 48, 60 बार जा रहा है। 60 का गुणा आप करेंगे 110 में, तो 11 छक्का 66। तो ऑप्शन नंबर तो इनमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन पता नहीं इन्होंने ऑप्शन नंबर सी कैसे दे रखा है आंसर। एक बार दोबारा देख लीजिए, दो संख्याओं का योग इतना है, बड़ी संख्या लगभग है। अच्छा, नीचे कितना था? 104 फाइनल। ऊपर कितना था? ये आंसर दे रहे हैं, हमारे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए यार। डी ऑप्शन हो, इनमें से कोई नहीं। एक बार देखना आप लोग भी कहाँ गलती की है मैंने। क्वेश्चन नंबर 109 बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीरीज का, मुझे समझ में नहीं आया है, आप मुझे आंसर कमेंट करके बताना। 109 का डिफरेंस देखा, देखो तो डिफरेंस है, मुझे पल्ले नहीं पड़ा है। 144, 216, 324, कुछ ये स्क्वायर तो दिख रहे हैं। 12 का स्क्वायर है, ये 6 का क्यू है ना, ये 18 का स्क्वायर है। अब लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम इसलिए ये नहीं कह सकते हैं। इसका आंसर 96 दे रखा है आंसर शीट में, आप मैच करना क्या है। चलिए 110 में देखिए, आइए कि इस श्रेणी में कौन सी संख्या आएगी, बताइए। देखो 240 का आधा लिखा है कितना? 120 दिख रहा होगा। ये कितना है? 1.5 गुना है, 1.5 गुना, सही है। और नहीं, 1.5 गुना नहीं है, 2 गुना है सीधा। 18 दूनी 36, क्या कर रहे हैं हम भी, 2 गुना है। ये कितना है? ये है 2.5 गुना, 2.5 गुना है। तो देख रहे हैं 0.5 का अंतर है, ये है 0.5 मतलब आधा। फिर 200, 120 से आएंगे, एक गुना करेंगे तो फिर से 120 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। क्वेश्चन 11 में लिखा है कि फिक्शन को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? देखो, नहीं इसको क्या ये लिखते हैं, तो इसको क्या लिखा जाएगा? जी से बी कैसे आया? देखो BCDEFG, कितने जोड़े आपने बी के बाद? CDEFG 5 जोड़े हैं। एम के बाद देखो, MNOPQR फिर 5 जोड़ा है। डी के बाद IDEFGHI 5 जोड़े हैं, तो 5 5 जुड़ रहा है। इधर से उठाओ, बी के बाद एफ में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? के, और के से मतलब एक ही स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी। तो फिर आंसर आ ही गया पहला, और दूसरा ऑप्शन हमारा के लगा देंगे, ठीक। चलो सरल है, कठिन नहीं है इतना। क्वेश्चन नंबर 120 लिखा है कि प्रयाग से पटना जाने के लिए 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के लिए हैं। तो पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने मार्ग हैं? तो 5 गुणा 4, 20 आंसर लगा दीजिए। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए, क्या है? इसमें लिखा है कि हर वर्ग एक आयत है, यही सबसे ज्यादा करेक्ट है, और बकाया एक भी नहीं है। 114 में दिमाग घूमने वाला सवाल है, अगर आप नहीं लगा पाए तो फिर टाइम टाइम फिश। देखो एस का कोड है 18, टी का कोड है इसमें 76, ई का कोड है आप देखेंगे 91, और पी का कोड है 22। ठीक है, अगर पी का कोड 22 है तो देखो दूसरे नंबर पे पी 22 कहाँ आ रहा है? एक ऑप्शन इसमें, एक ऑप्शन इसमें। ठीक, निपट गया भाई साहब, मतलब ये खत्म। अब इनमें दो में से कोई एक आंसर हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। अगर पी का कोड 22 है, पी के बाद देखो दोस्तों ओ का कोड, इधर सी के बाद है ओ, तो 15 के बाद 16, तो 22 के बाद 16 इसी में आ रहा है। आए खत्म, ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 देखो, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सर्कल 4 पाई स्क्वायर, ये है क्षेत्रफल। तो पाई से पाई कैंसिल, अपनी त्रिज्या जो आ गई है आर स्क्वायर का मान 40 पाई आ गया है, ठीक। कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है? आर, ठीक है। कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अरे भाई साहब, अगर वृत्त की त्रिज्या आर है तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 40 √40 पाई, इतना हो गया। अब कह रहा है यही त्रिज्या है, इसके त्रिज्या के बराबर है वर्ग की भुजा, लिखा है ना, बराबर भुजाओं वाले। तो वर्ग की भुजा मतलब ए, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? इसका स्क्वायर, फिर ठोक दो ऊपर से, लो भाई साहब, तो आंसर सेम टू सेम वही 40 पाई मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 116 लिखा है कि अलग बताइए, पुस्तक कागज पेंसिल रबड़ आदि आदि आदि, पुस्तक का अलग होगा, अलग ही दिख रहा है सबको भैया।
अंग्रेजी वर्णमाला में लिखा है कि ए का मान 1 है, डी का मान 4 है, पी का मान 16 है। ये आया कैसे देखो, ए का मान 1, 1 का स्क्वायर, 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1, डी का होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 4, 4 का वर्गमूल 2, पी होता है 16 नंबर पे, 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, तो ये 3 कैसे आया, 3 का वर्ग करो 9, 9 किसका होता है, आई का, तो आंसर बी ऑप्शन। ठीक है कि नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 118। दो संख्याओं का अनुपात ये है, उनका मासा 11 है। ठीक, अनुपात ये है, मासा इतना है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, कुछ नहीं, बहुत सरल। देखो 11 गुणा 21 में करो और 11 गुणा 110 में करो, दोनों संख्या मिल जाएंगी, दोनों को उठाकर जोड़ दो। ठीक, अदरवाइज 21 और 10 को जोड़ो 31, 31 में 11 गुणा, 31 गुणा 11, आंसर 341। ठीक है। एक स्मार्टफोन पी को 10% के लाभ पर तो 110 में है, क्यू को 4% की हानि पर तो 96 में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नहीं, इनको 2 से काटा तो 55 और 48। ऑप्शन नंबर ए सही है। जी, तो कौन सा लगाएंगे, ना ए ना सी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक से ज्यादा आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए। देखो भैया, स्वर एक साथ लाना है मुझे, है ना, तो आप जरा देखो ध्यान से कि हमें स्वर एक साथ लाना है। स्वर कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5। तो हम पहले तो इनको फैक्टोरियल 5 प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। क्लियर है। अब इतना करने के बाद कह रहा है कि स्वर एक साथ लाना है। ठीक, ताकि स्वर एक साथ आए, तो 5 हमने ये लगा दिए, बचे कितने, 1 2 3 और 4। अब इन 4 को भी तो आप 5 प्रकार से व्यवस्थित कर सकेंगे, तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मान 120, इस फैक्टोरियल 5 का मान 120 और 12 12 144। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ टोटल हमने 120 क्वेश्चन कर लिए हैं बिहार के 24 तारीख के पहले शिफ्ट का पेपर में। तो कैसा लगा आपको सॉल्यूशन, कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं आपसे फिर दूसरे पेपर के साथ विद फुल फ्लैश सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, सबका खैर, अपना ख्याल रखें।